आज हम करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड लेसन, व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, उसने जो शुरुआत व्यापार से की और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा करके एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। तो उसके बारे में हम इस लेसन में देखेंगे कि किस तरीके से वो कंपनी भारत में आई, किस प्रकार उसने एक एक करके विभिन्न प्रकार के राज्यों को अपने में मिला लिया, जीतकर अपना शासन स्थापित कर लिया और धीरे धीरे वो कंपनी एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में बदल गई, परिवर्तित हो गई। मुगल बादशाह अब तक कौन कौन रहे हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। ये जो औरंगजेब का नाम आया है, ये एक मुगल बादशाह था। और ये कौन सा था? ये मुगल बादशाहों में सबसे लास्ट का, सबसे आखिरी बादशाह था। इसने क्या किया? इन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में इनकी मृत्यु हो गई और बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। देखिए, इससे पहले, औरंगजेब से पहले, इन्हीं की पीढ़ी के राजा जो थे वो सम्राट बनते आ रहे थे। मतलब इन जैसे पहले बाबर था, बाबर का पुत्र हुमायूं, फिर अकबर आया, फिर शाहजहां आया, जहांगीर आए, फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब के बाद जो मुगल शासन था वो एक तरीके से पूरा खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई मुगल सम्राट नहीं बना। मतलब शासन मुगल सम्राट ने नहीं संभाला, बल्कि सूबेदार जो थे, बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। उसके बाद जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि इससे पहले जितने भी मुगल सम्राट हुए हैं, बहुत ताकतवर शासक थे वो सारे मुगल सम्राट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनका शासन खत्म हो गया, मुगल बादशाहों का, और जो बड़े बड़े जमींदार थे और जो सूबेदार थे, उनके हाथ में सत्ता आ गई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अब धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कौन आ गए? जो अंग्रेज थे, उनके अंग्रेज जो थे वो एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरने लगे। अब अंग्रेजों की शुरुआत कैसे हुई? कैसे भारत आए थे? ऐसे तो है नहीं कि पूरे के पूरे देश, इंग्लैंड के अंग्रेज हमारे देश पे आके उन्होंने कब्जा किया हो। कोई भी कब्जा अचानक से वो सॉरी इकट्ठा तो होता नहीं है, धीरे धीरे शुरुआत हुई होगी। वो शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले एक छोटी सी कंपनी आई थी भारत में, और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उसकी कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे उस कंपनी ने पूरे देश पे अधिकार कर लिया? वो आगे हम इस लेसन में देखेंगे। देखिए, ये साइड वाला भी आपको बता देती हूँ। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। मुगल बादशाह जो थे, औरंगजेब जो थे, औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा मुगल बादशाह नहीं हुआ जो इनकी तरह ताकतवर हो। 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब 1857 में अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो विद्रोही थे, उन्होंने मुगल जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको खुद अपना नेता मान लिया था। और जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो जो कंपनी आई, उसने क्या किया, इसको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इसके बेटों को उसके सामने ही मार डाला। अब आती है मेन कंपनी, जिसके बारे में हम देखेंगे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उससे शुरुआत हुई थी अंग्रेजों की भारत में। ये पहले एक कंपनी आई, कंपनी ने धीरे धीरे अपना शिकंजा जमाया, इसने व्यापार शुरू किया, लोगों पे अधिकार स्थापित किया। फिर धीरे धीरे जहां पर भी जिस शासक का शासन था, जिस राज्य में, धीरे धीरे युद्ध कर लिया, उनको हरा दिया, अपने में मिला लिया, और ये कंपनी बहुत बड़ी साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गई। यहीं से शुरुआत हुई थी अंग्रेजों की। तो इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। इस कंपनी ने, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो महारानी, ये कंपनी वहां की थी, इंग्लैंड की थी,
तो वहां पे महारानी महाराजा का शासन हुआ करता था। तो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे इजाजत ली और कंपनी ने पूर्व से अपना व्यापार करने का एकाधिकार, पूर्व में जो हमारे राज्य है वहां से अपना एकाधिकार शुरू करा। और इजाजतनामे का मतलब क्या होता है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी, ये कंपनी इजाजत लेके क्यों आई, इजाजतनामे का मतलब क्या है कि इंग्लैंड की और कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं करेगी, अब वो कंपटीशन में नहीं आ सकती क्योंकि इसने इजाजतनामा ये लेकर आई थी। इसका मतलब ये होता है कि अब इसके अलावा और कोई कंपनी इससे होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी क्या करती थी, समुद्र पार जाकर नए इलाकों को, ये कंपनी समुद्र के पार जाकर नए इलाकों को खंगालती थी, खोजती थी, मतलब खंगाल सकती थी, मतलब खोज सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पे चीजें खरीदती थी और यूरोप में आके उनको महंगी कीमत पर बेचती थी। मतलब कैसे पैसा कमाती थी, ये सस्ती कीमत पर चीजें खरीदती और महंगी करके उसको बेचती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, अब इस कंपनी की खासियत क्या थी, इसको ये भी डर नहीं था कि कोई और कंपनी से कंपटीशन में है। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां वो होती है जो कम पैसे में चीज खरीदती है और उसको महंगा करके बेचती है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ज्यादा मुनाफा कमा सकती थी। तो इस कंपनी को फायदा क्या होता था, कोई दूसरी कंपनी इसको कंपटीशन में नहीं थी, यही एक कंपनी थी। और ये क्या करती थी, सस्ती कीमत पे चीजें लेके उनको महंगी कीमत पे बेचती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। ये जो इजाजतनामा था, कुछ समय के लिए ऐसा हुआ कि और कोई कंपनी कंपटीशन में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी कंपनियों ने भी आना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई देखिए, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके मुकाबला करने के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। धीरे धीरे गोवा से पुर्तगाली आए और वो आके व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया। पुर्तगाल के एक यात्री हैं, खोजी यात्री, जिनका नाम बहुत फेमस है, वास्को डी गामा। उन्होंने 1498 में पहली बार भारत किस तरीके से पहुंचा जाए उस समुद्र मार्ग का पता लगाया था। किसने, वास्को डी गामा ने। कहाँ का था वो, पुर्तगाली खोजी यात्री था। कब पता लगाया था, 1498 में। उसके बाद डच जो थे वो आने लगे, धीरे धीरे फ्रांस के जो व्यापारी थे वो भी आ गए। अब मुख्य दिक्कत क्या थी कि जितनी भी ये सारी कंपनियां थी एक ही जैसी चीजें खरीदना चाहती थी जिनमें इनको प्रॉफिट ज्यादा होता था। जैसे भारत में क्या चीज फेमस थी, एक तो बने भारत में सूती कपड़े जो थे वो फेमस थे, रेशम की जबरदस्त मांग थी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी भी मांग थी। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आ गई इन चीजों को खरीदने के लिए। अब इन कंपनियों के आने से, ज्यादा कंपनी जब हो जाएगी तो क्या होगा, इनकी कीमत, इन चीजों की कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ गई तो इनका मुनाफा कम हो गया, क्योंकि ये अगर महंगी खरीदेंगे तो और महंगी कैसे बेचेंगे, ये सस्ती खरीदते थे और महंगी बेचते थे, इनका भी मुनाफा कम हो गया। अब इन व्यापारिक कंपनियों के जो फलने फूलने का मतलब, जो इनकी तरक्की हो रही थी, वो चीज अब खत्म हो गई। अब इन्होंने क्या किया, लड़ाइयाँ शुरू कर दी आपस में, विभिन्न कंपनियों ने आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती। ये कैसे करती थी, जब भी इन कंपनियों को मौका मिलता एक दूसरे के जहाज डुबो देती थी। जहाज में क्या होता था, माल होता था, सामान होता था। और जो ये व्यापार चलता था ये किसकी मदद से चलता, हथियारों की मदद से चलता था। और जहां पे व्यापार होता था उस जगह को पूरा किला, बड़े बड़े किले बंदी करके उसको सुरक्षित रखा जाता था। ये देखिए हमने अभी क्या देखा इसमें, पहले हमने मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में देखा कि आखिरी बादशाह थे, 1707 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद धीरे धीरे जो ये शासन था ये बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में आ गया। उसके बाद
ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में। ये आई तो ये थी, ये सोच के आई थी कि इसके अलावा कोई और कंपनी इसका कंपटीशन में नहीं आएगी। ये कंपनी सस्ता माल खरीदती थी, महंगा बेचती थी। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां इसके कंपटीशन में आ गई। जैसे गोवा से पुर्तगाली आए, डच आए, कुछ फ्रांसीसी भी आए। भारत में जो चीजें जैसे काली मिर्च, लौंग है, इलायची है, सूती कपड़ा, रेशम, ये चीज जब ज्यादा होती थी, जब बहुत सारी कंपनियां नहीं आई थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से इन चीजों को सस्ते में खरीदती थी और महंगा बेचती थी। अब बहुत सारी कंपनी आ गई तो ये चीजें भी महंगी हो गई और कंपनियों को प्रॉफिट होना कम हो गया। अब ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगी, एक दूसरे के जहाज डुबाने लगी, जिससे कि एक कंपनी दूसरे से ज्यादा ताकतवर हो जाए। अब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। अब वो कंपनी आ गई बंगाल में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे बसी थी। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में जो हुगली नदी है उसके किनारे शुरू हुई थी। और उस टाइम पे जो व्यापारी होते थे, जो व्यापार करने का काम करते थे, उनके लिए शब्द यूज किया जाता था फैक्टर। व्यापारियों को कहा जाता था फैक्टर। और पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी और उनको फैक्टर कहा जाता था, व्यापारियों को। इसमें एक शब्द आया है फरमान। फरमान का मतलब होता है शाही आदेश। जब कोई राजा या कोई बड़ा या कोई मुगल सम्राट आदेश देता है तो उसको बोलते हैं शाही आदेश। आदेश। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा, हर कंपनी क्या करने में लगी थी, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी थी। जैसे औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। जब औरंगजेब जो उस समय सम्राट था, जब वो फरमान मतलब आदेश, जब वो आदेश देता था तो जिस कंपनी को वो आदेश देता था केवल वही कंपनी टैक्स से फ्री हो जाती थी। टैक्स जो शुल्क है उससे मुक्त हो जाती थी। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार, जो अपना पर्सनल काम करते थे, कंपनी के जो बड़े बड़े अफसर, उनको ये छूट नहीं मिलती थी। ये सिर्फ कंपनी को मिलती थी ये छूट, उसके नीचे काम करने वाले अफसरों को नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी वो अफसर भी, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते थे, वो भी टैक्स देने से मना कर देते थे। इससे क्या हुआ, जो बंगाल था उसमें जो टैक्स से जो कमाई होती थी राजस्व से, वो बहुत कम हो गई थी। इसमें हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, बंगाल में कंपनी का शासन। बंगाल में कंपनी का शासन। फिर व्यापार से इस कंपनी ने शुरुआत की थी और किस प्रकार ये कंपनी धीरे धीरे युद्धों तक बढ़ी। मतलब व्यापार से इस कंपनी ने शुरुआत की थी, ये सस्ती चीजें खरीदती थी, महंगी बेचती थी, उससे वो पैसा कमाती थी। अब युद्धों की शुरुआत कैसे हुई। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब, क्योंकि इसने बंगाल पे धीरे धीरे कब्जा करना चाहा और बंगाल में नवाबों का शासन था, तो नवाबों के बीच में और इस कंपनी के बीच में युद्धों की शुरुआत हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो बंगाल के नवाब थे वो शक्तिशाली हो गए थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। पहले औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद बंगाल के नवाब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो वहां पे नवाब का शासन आ गया। जो पहला नवाब बना बंगाल का मुर्शिद कुली खान था, उसके बाद अली वर्दी खान बना, उसके बाद बना सिराजुद्दौला। ये शक्तिशाली शासक थे सारे। उन्होंने कंपनी को जो छूट दी जाती थी टैक्स में, उसको देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। कंपनी को अधिकार देना तो बंद ही कर दिया, उल्टा उसने कंपनी से ही उन्होंने नजराने मांगे। सिक्के डालने का अधिकार भी नहीं दिया। जो करेंसी होती है कि जो सम्राट होता है, जो राजा होते हैं या जो नवाब है, वो अपने राज्य की जो करेंसी है वो खुद चलाएगा, उसकी मर्जी, वो सिक्के कैसे भी चलाए। करेंसी मतलब नोट, पैसा। अब कंपनी को उसने ये अधिकार देने से मना कर दिया। जो किलेबंदी करती थी कंपनी चारों तरफ, उसको रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और ये भी कहा कि कंपनी की वजह से जो बंगाल सरकार है उसका जो राजस्व है, उसकी जो राजस्व वसूली है, जो टैक्स की वसूली से वो आय कमा रही थी, वो भी कम हो गई है।
नवाबों की जो ताकत है वो भी कमजोर हो गई है। कंपनी जो थी वो टैक्स चुकाने के लिए, कंपनी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसके जो ऑफिसर थे उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी, नवाबों को डराया, धमकाया, उनको अपमानित किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी बातों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी क्या मानती थी कि अगर सरकार उनके ऊपर से टैक्स हटा देती है तभी वो अपना व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरुआत व्यापार से हुई थी, किस तरीके से ये धीरे धीरे कट वो युद्धों तक इसका साम्राज्य बढ़ता गया। अब आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756 में अलीवर्दी खां, जब बंगाल का नवाब बना था। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था। पहला था बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां, उसके बाद था अलीवर्दी खां, उसके बाद था सिराजुद्दौला। तो जो सेकंड नंबर पे बना था 1756 में अलीवर्दी खां, उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। अब बंगाल के नवाब कौन बने? सिराजुद्दौला। कब बने? 1756 में। कंपनी को सिराजुद्दौला, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको सिराजुद्दौला की ताकत से वैसे ही डर था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी क्या चाहती थी? कठपुतली नवाब। कठपुतली नवाब मतलब जो नवाब इस कंपनी के इशारों पर ही नाचे, जैसे कंपनी कहे वो वैसे करे। कंपनी ने क्या कोशिश की कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को, जो इसके दुश्मन थे, सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे, उनमें से किसी एक को नवाब बना दिया जाए, लेकिन कंपनी सफल नहीं हुई। जवाब में क्या हुआ? सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे, किलेबंदी रोके और अपना टैक्स या राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। जो सिराजुद्दौला था उसने क्या किया? उसने एकदम से हमला कर दिया इस कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। नवाब की फौजों से कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनका गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के जो हथियार थे वो छीन लिए, उनके जहाजों को घेर लिया और उसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा करने के लिए चल पड़े। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। जब उनको ये पता चला कि अब ये सिराजुद्दौला जो है नवाब कलकत्ता पे भी अधिकार करना चाह रहा है, तो उन्होंने क्या किया? उस समय जो वायसराय थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके नेतृत्व में अपनी सेनाओं को भी रवाना कर दिया और इसके बाद नवाब के साथ काफी लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिर में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। रॉबर्ट जो क्लाइव था उसने 1757 में प्लासी के एक जगह थी प्लासी, उसके मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नवाब सिराजुद्दौला हार गया। उसकी हार का मुख्य रीजन क्या था? क्या कारण था? कि उसका जो एक सेनापति था मीर जाफर, उसने उसका साथ नहीं दिया। क्यों? कंपनी ने इसको लालच दिया था कि इसके मरने के बाद या इसके हारने के बाद वो इसको नवाब बनाएगी। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, प्लासी के युद्ध का वर्णन करें। इसमें आपको पूरा सारा पैराग्राफ आ जाएगा, पूरा पैराग्राफ। प्लासी के युद्ध का वर्णन करें। इसके बाद आएगा हमारा अब प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सबसे पहली जीत क्या थी? प्लासी का युद्ध। जब वो भारत में आई तो उसने पहली लड़ाई लड़ी थी प्लासी का युद्ध, और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, सिराजुद्दौला हार गया था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया, मीर जाफर नवाब बना, क्योंकि कंपनी ने पहले कहा था कि ये हारने के बाद या इसके मरने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका उद्देश्य, कंपनी का उद्देश्य क्या था? अपने व्यापार को ही बढ़ाना। उसको पता था
अगर स्थानीय शासक जो उस समय राजा बने हुए थे, अगर उनकी मदद नहीं ली जाएगी, नवाबों की मदद नहीं ली जाएगी, तो वो शासन कर ही नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मीर जाफर था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बनाया था, इसने क्यों बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि ये जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी ये वैसा ही करेगा, कठपुतली नवाब बन के रहेगा। लेकिन धीरे धीरे इसने भी कंपनी का विरोध किया, इसको भी हटा दिया और बना दिया अब नवाब मीर कासिम को। अब मीर कासिम ने भी विरोध किया, फिर बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, और ये हार गया। हार गया तो इसको बंगाल से बाहर कर दिया, और दोबारा से फिर जो मीर जाफर हटा दिया था नवाब के पद से, उसको दोबारा से नवाब बना दिया। अब इसको करना क्या होता था, हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने। उस समय 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा रकम होती थी, तो नवाब को हर महीने क्या होता था, 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, जो सेना का खर्चा होता है, जो अपनी जरूरतें होती है, व्यापारिक जरूरतें होती है, और अन्य खर्चों के लिए वो उसको पैसे की जरूरत होती थी, तो कंपनी पैसे लेती थी नवाबों से। फिर कंपनी ने क्या सोचा कि जब तक हम खुद अपने शासन नहीं करेंगे, मतलब नवाबों को नियुक्त करने से अच्छा है हम खुद ही इनके शासक बन जाए, तो हमारा पूरे उस पर कब्जा हो जाएगा। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ही मुगल सम्राट था, जो उसने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, जो बंगाल राज्य था, बंगाल प्रांत था, उसका दीवान नियुक्त कर दिया। और इसके बाद पूरे बंगाल पे कंपनी का शासन स्थापित हो गया। प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। प्लासी की लड़ाई के बाद जो बंगाल के असली नवाब थे उनको ये कहा गया कि उनको अब कंपनी के जो ऑफिसर हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हैं, उनको तोहफा देना चाहिए, तोहफे में जमीन देनी चाहिए, बहुत सारा पैसा देना चाहिए। और खूब जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने बहुत मात्रा में पैसा जोड़ लिया था, बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। जब वो 1743 में जब इंग्लैंड में मद्रास आया था, जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था, उस समय वो सिर्फ 18 साल का था, 43 में। और 67 में, सोचो 14-15 साल में वो 2 बार गवर्नर बना। और जब वो हमेशा के लिए भारत से, जब वो हमेशा के लिए भारत से गया, तो उसकी दौलत देखिए कितनी थी। तो मतलब क्या हुआ कि उस समय जो भी वायसराय थे, या जो भी बड़े बड़े पद पर आसीन थे, उन्होंने यहाँ से खूब पैसा कमाया है। सन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसको भ्रष्टाचार का उसके ऊपर आरोप लगाया गया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। कौन था वो? वायसराय था। अब कंपनी का शासन और कहाँ कहाँ फैला, कंपनी का फैलता शासन। बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट क्या होते थे? ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, कंपनी के लिए ये काम करते थे। कंपनी के ये किसी भी, मतलब भारत, ये रेजिडेंट जो होते थे, इसके माध्यम से जो कंपनी है के अधिकारी होते थे, वो भारत के राज्यों के आंतरिक मामलों में भी दखल देने लगे थे, कि अगला राजा कौन होगा, किसको पद पे बिठाया जाएगा। ये सारी चीजें कौन तय करता था? ये कंपनी के अफसर ही तय करते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक, रियासत वो होती जहां पर राजाओं का शासन होता था, नवाबों का शासन होता था, तो कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी सौंप दी थी, सहायक संधि भी थोप दी थी, कुछ शर्तें लगा दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। जो सहायक संधि को मानता था, उसको अपने लिए सेना नहीं रखनी होती थी, उसके लिए सेना कंपनी रखती थी, और बदले में वो कंपनी को पैसा देती थी। जो शासक पैसा नहीं दे पाते थे कंपनी को, कंपनी उसके इलाके को अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बने 1798 से 1805 तक थे,
रिचर्ड वेलेजली का कार्यकाल क्या था? 1798 से 1805। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए वो पैसा नहीं दे पाया कंपनी को, तो उसका पूरा जो इलाका था उसमें से आधा इलाका कंपनी ने हड़प लिया। अब आता है टीपू सुल्तान, जिसको कहा जाता था शेर ए मसूर। क्या कहा जाता था? शेर ए मसूर, टीपू सुल्तान। हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे। इनका शासनकाल था 1761 से 82। और हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। इनका शासनकाल था 82 से 99, 1782 से 1799। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता थे। शासनकाल था 1761 से 1782। अब 82 से 1799 किसका कार्यकाल था? टीपू सुल्तान का। तो मसूर जो जगह थी उस पर किसका शासन था? इनका शासन था। मालाबार तट पे होने वाला जो व्यापार था वो मसूर के रियासत के, जो मालाबार तट पर व्यापार होता था वो मसूर के अधिकार में आता था, जहाँ पे क्या होता था ज्यादातर? काली मिर्च और इलायची। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले जो उसकी अपनी जगह में जो बंदरगाह था उससे चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात दूसरे देश में उसको जाने से रोक दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। अपने जो सौदागर होते थे, जो व्यापारी होते थे छोटे छोटे, उनको भी कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए मना कर दिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। अब ये जो मैसूर है इसके साथ भी अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई। 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को, जो आखिरी लड़ाई हुई उसमें कंपनी को 1799 में जो लड़ाई हुई थी उसमें कंपनी जीती, टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर जो जगह थी उसका राजकाज अब किसके पास आ गया? पुराने बोडियार राजवंश के हाथ में आ गया। एक राजवंश का नाम था बोडियार, उसके हाथ में आ गया। और इसके साथ फिर जिसके भी हाथ में ये शासन आया वोडियार राजवंश के हाथ में, इस पर भी वो सहायक संधि कंपनी ने थोप दी। ये टीपू का एक खिलौना है, ये शेर है, ये सिपाही इसके नीचे है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो ये शेर नकली आवाज में दहाड़ता है और सिपाही चीखता है। ये जो खिलौना है ये लंदन में है, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम उसमें रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो वो इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए थे। मैसूर के बाद आते हैं मराठा। मराठों से कंपनी की कैसे लड़ाई हुई? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई उसमें मराठे हार गए, कई राज्यों में बांट दिया गया उस जगह को, और इन राज्यों की बागडोर किसके हाथ में आ गई? सिंधिया, होलकर, गायक, ये वंश है, गायकवाड़ और भोसले। पेशवा जो होता था वो कौन होता था? एक सबसे सर्वोच्च मंत्री होता था। कन्फेडरेंसी क्या होता था? राज्यमंडल, इसमें मंत्रियों का पूरा राज्यमंडल होता था ये। पेशवा हेड होता था इस राज्यमंडल का, सैनिक और प्रशासनिक, सैनिक मामले देखता था और शासन संबंधित मामले देखता था, पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा हुए। कौन कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणीस, ये मराठा के दो महान
योद्धा हुए। इसमें क्वेश्चन है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। कन्फेडरेंसी क्या है? राज्यमंडल। पेशवा कौन होता है? इसका हेड होता है। दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा कौन थे? तो सिंधिया और नाना फडणवीस। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी ने मराठों को हरा दिया। पहला युद्ध हुआ 1782 में, सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीता। जो पहला युद्ध हुआ था मराठों के साथ 1782 में, उसमें ना अंग्रेज जीते, मतलब ना कंपनी जीती ना वो जीते। दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से 5 में, कई जगह लड़ा गया ये युद्ध। और इस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली के बहुत सारी जगह अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। मराठा बुरी तरह हार गए और अब पूरे उस पर विंध्य के, अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर किसका नियंत्रण हो गया? कंपनी का। मराठों को उन्होंने हरा दिया। सर्वोच्चता का दावा। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, मैंने लेसन की स्टार्टिंग में बताया था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्होंने 1823 तक ये गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति इन्होंने शुरू की। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की, कब की? फिर जब अंग्रेजों ने कर्नाटक, एक जगह का नाम है, कर्नाटक में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, तो उस समय एक महिला थी रानी चेन्नम्मा, उसने हथियार उठा, मतलब उसने अंग्रेजों का काफी विरोध किया, उनको गिरफ्तार कर लिया 1824 में। 29 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी एक और महिला हुई, जागरूक महिला, रायन्ना जिनका नाम था। उन्होंने भी बहुत सारे जो अंग्रेजों के शिविर थे, जो दस्तावेज थे, उनको नष्ट कर दिया था। उनको भी फिर 1830 में फांसी पे टांग दिया गया। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डर था, जैसे रूस में राजा के शासन से परेशान होकर मजदूरों ने बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर राजा का विरोध किया था, राजा को मार डाला था, राजा डर के भाग गया था। उसी तरह कंपनी को ये डर था कभी यहाँ पर भी ऐसा ना हो कि लोगों में जागरूकता आ जाए और लोग उनका ही विरोध कर दे। इसी डर के चलते जो अंग्रेज थे, अब उत्तर पश्चिमी भारत, पहले पूर्व में उन्होंने अधिकार किया, पूर्व में वो कंपनी आई, वो उत्तर पश्चिमी इलाके पर भी अधिकार कायम करना चाहते थे। इसके लिए उसने क्या किया, अंग्रेजों ने 1838 से और 1842 के बीच, इन 4 सालों में अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, वहां कंपनी का शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया, धीरे धीरे पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। कुल मिला के अब अंग्रेजों ने क्या सोचा कि कभी पूरे देश में ही हमारे खिलाफ आंदोलन ना भड़क जाए, थोड़े थोड़ा करके उन्होंने एक एक राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। विलय नीति क्या है, ये क्वेश्चन आता है। विलय नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। इसका मतलब क्या होता था, अगर किसी राजा का या किसी भी सम्राट का उत्तराधिकारी ने, उसका खुद का पुत्र नहीं है, तो वो उसका खुद का पुत्र नहीं है, तो उसके राज्य पर अंग्रेजी शासन अधिकार कर लेगी, उसको हड़प लिया जाएगा। इसलिए इसका नाम जो था विलय नीति, उसको अपने में विलय कर लिया जाएगा, इसको विलय नीति कहा जाता है। तो देखिए गवर्नर जनरल 1848 से 1856 के बीच बने लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने एक विलय की नीति अपनाई, जिसका मतलब क्या था, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाए, अगर कोई राजा मर जाता है, उसका पुरुष, अगर कोई उसका पुत्र नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो उसकी जो रियासत है, उसकी जो जगह, वो हड़प ली जाएगी। इसके साथ साथ सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ये सब अंग्रेजों ने हड़प लिया था। आखिर में क्या हुआ, 1856 में कंपनी ने अवध जो था उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। और क्या अपने लिए क्या बात बनाई कि वहां पे अच्छे से शासन नहीं हो रहा, इस वजह से मजबूरी में उनको शासन करना पड़ रहा है। अब आता है नए शासन की स्थापना। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो हमारे गवर्नर जनरल बने, उन्होंने क्या किया, 1773 में ये गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स।
तो 1773 से 1785 तक इन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या किए? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने क्या किया, बंगाल, पहले तो इसने बंगाल पे कब्जा किया, अब मद्रास और बंबई पर भी धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में, ब्रिटिश इलाके छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जिन्हें कहा जाता था प्रेसिडेंसी। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का अपना गवर्नर होता था। सबसे ऊपर होता था गवर्नर जनरल, उसके बाद गवर्नर होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सुधार भी किए न्याय के क्षेत्र में भी। जैसे 1772 में इसने एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की, जिसमें कहा गया कि जिले में 2 अदालत होगी। हर जिले में क्या होगा? 2 अदालत होगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होंगे। मौलवी और जो हिंदू पंडित है उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। जिला देखिए 1772 में जो न्याय व्यवस्था लागू की, 2 भाग थे उसके, एक फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। जो दीवानी अदालत थे उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? वो अंग्रेज अधिकारी होगा, यूरोपीय जिला कलेक्टर होगा। उसको कानून कौन समझाएगा? भारतीय हिंदू पंडित, मौलवी, हिंदू पंडित और मौलवी। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, और वो भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। काजी और मुफ्ती क्या होता है? काजी होता है न्यायाधीश, मुफ्ती कौन होता है? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद, मुसलमानों का जो न्याय का काम करता है, वो जो कानूनों की व्याख्या करता है। जैसे हमारे में पंडित करता है, मुसलमानों में मुफ्ती करता है। महाभियोग क्या होता है? जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ, उस समय जैसे आज के समय में संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उस समय भी संसद होती थी लेकिन नाम अलग था, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर कोई व्यक्ति दुराचार, गलत व्यवहार करता पाया जाता था, दुराचार का आरोप लगता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो था उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, जिसको महाभियोग कहते थे। ये देखिए, जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्ग ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाकर इस पे महाभियोग चलाया था। किस पे? वॉरेन हेस्टिंग्स पे। कब? 1785 में। किसने? एडमंड बर्ग ने। एक बड़ी समस्या क्या थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से, मतलब हर पंडित अपनी अपनी जगह के हिसाब से अलग अलग व्याख्या करता था। 1775 में इस भिन्नता को, कि अलग अलग कोई इसको व्याख्या ना करे, इसके लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया, कि 11 पंडित मिलके काम करेंगे, जो भारतीय कानून है उसका एक संकलन तैयार करेंगे, एक रूपरेखा तैयार करेंगे, किस कानून का क्या मतलब है। ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग उसकी व्याख्या करेगा, सब मिलके करेंगे। एन बी हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जो हॉल हेड थे उन्होंने क्या किया? इस संकलन का अपनी भाषा अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1718 तक, सॉरी 78 तक, 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1778 तक अब मुस्लिम कानून जो थे, अगर मुसलमानों की लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनके लिए सुनवाई के लिए भी मुस्लिम कानूनों की रूपरेखा तैयार कर ली। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत को भी स्थापना की। कलकत्ता में भी एक अदालत की स्थापना की गई, सदर निजामत अदालत। भारतीय जिले में जो कलेक्टर है उसका मुख्य ओहदा होता था, उसका काम होता था टैक्स लेना। न्यायाधीश पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में, न्यायाधीश क्या काम करता था? कानून व्यवस्था को बनाने का काम करता था। और उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हाशियों पे ढकेल दिया था। अंग्रेज अपनी सेना के लिए शब्द यूज करते थे सिपॉय। अब ये देखिए क्या है, धर्मशास्त्र।
संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, ये 500 वर्ष से पहले लिखे गए। धर्म शास्त्र जिसमें धर्म की शिक्षा दी जाती है, धर्म संबंधित अच्छी अच्छी बातें होती है। सवार का मतलब होता है घुड़सवार। मस्केट, जो पैदल सिपाही होते हैं, वो जो बंदूक इस्तेमाल करते हैं, पैदल सिपाही एक भारी बंदूक इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं मस्केट। मैच लोग क्या होता है? एक ऐसी बंदूक जिसमें बारूद जो होती है उसको माचिस से चिंगारी दी जाती थी। जब माचिस जलाते थे, माचिस से चिंगारी लगाते, वो बम फटता था, वो बारूद फटता था, उसको बोलते हैं मैच लोग। तो इस पैराग्राफ में ये जो भी वर्ड आए हैं, जो बातें बताई है, वो इनसे रिलेटेड है, आपको ये समझ में आना चाहिए। धर्मशास्त्र मतलब वो शास्त्र जिसमें धर्म संबंधी बातें लिखी गई है। सवार मतलब घुड़सवार। मस्केट मतलब जो पैदल सिपाही जाते थे, उनके पास जो भारी बंदूक होती थी वो। मैच लोग वो बारूद जिसको माचिस की तीली से आग लगाई जाती थी। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार शुरू हुआ था। ये देखिए, इस फोटो में लोगों को जंजीरों से बांधा हुआ है और इनको बेचने के लिए लेके जा रहे हैं। ये सारे दास हैं। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय, 1834 में दास प्रथा का अंत हुआ था। उस समय दासों की संख्या कितनी थी? 36,774। उस समय दासों की संख्या कितनी थी? 36,774। और दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1834 में। तो लेसन हमारा यही खत्म होता है। इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन अपने आप पता चल जाएंगे। जैसे दीवानी, दीवानी क्या था? शेर ए मैसूर किसको कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत, रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में उसने अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिपाही किसको कहा जाता? सिपॉय को, अंग्रेज बोलते थे ना सिपॉय। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते थे? नहीं, कौन थे वो? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई। हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। ये देखिए, ये सही गलत, ये फिलअप, ये क्वेश्चंस, इनके सब के आंसर मैंने आपको एक एक करके लाइन टू लाइन समझाया है। आपको अच्छी सी वीडियो देखनी है शुरू से आखिर तक, तभी आपको पूरा लेसन समझ में आएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।